स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 की विज्ञान पेपर हल के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पेपर का कोड है सेट 1 346 FS में जो है पिछले भाग के वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा और अपने कॉपी में से नोट भी करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन y के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। और यहाँ मान दिया गया है कि ANG बराबर 3/2 और ANW बराबर दिया गया है 4/3। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रश्न में दिया गया है और क्या सिद्ध करना है, पहले यहाँ पर मान को नोट करेंगे। प्रश्न में लिखेंगे यहाँ पर क्या प्रश्न में दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है और क्या दिया है यहाँ पर, तो ANG हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 3/2 यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया गया है, कितना दिया गया है 4/3 दिया गया है। तो ये दो मान जो है प्रश्न में दिया गया है और एक मान की और यहाँ पर आवश्यकता होगा, तो उस मान को भी यहाँ नोट कर लेते हैं। WNG का मान की आवश्यकता होगा। इसमें WNG कैसे निकालेंगे, तो सूत्र होता है ANG बटा और यहाँ हो जाएगा ANW, यह सूत्र है। अब इसका मान प्रश्न में दे दिया गया है, कितना दिया गया है, तो देख सकते हैं इसका मान दिया गया 3/2 और इसका मान दिया गया है 4/3 है। अब जो मान नीचे है वो मान कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो गुणा होगा, तो क्या होगा 3 त्रिकी 9 हो गया बटा 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9/8। जो मान निकला है ये किसका मान निकला है, WNG का मान निकला हुआ, क्योंकि इस मान की आवश्यकता होगा इसलिए इस मान को पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है पहले नोट कर लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है, तो प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पर प्रश्न एक बार और पढ़ लेते हैं कि सिद्ध करना है कि कांच के पतले प्रिज्म में जल को डुबो देने पर सिद्ध कीजिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन y के सापेक्ष 1/4 रह जाता है। मतलब यहाँ पानी में जब डुबाएंगे तो इसका विचलन कोण किसे दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो है ΔW से दिखाया जाता है, और हवा में जो है विचलन कोण को ΔA से दिखाएंगे बटा 4। यही इसी को जो है आपको सिद्ध करना है। अभी इसको सिद्ध करके जो है आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है ΔW बराबर जो है ΔA/4 कहाँ से आया, इसका निगमन जो है आपको करना है। क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि जब पतले प्रिज्म को पानी में डुबाया जाएगा तो उसका विचलन कोण और जो है y के जो है विचलन कोण का क्या होता है, चौथाई होता है, बटा 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसको सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे यहाँ पर विचलन कोण का सूत्र होता है। अगर यहाँ जल के लिए विचलन कोण निकालेंगे तो क्या सूत्र होगा, देखेंगे जल का विचलन कोण। तो जल का अगर विचलन कोण की बात करें तो जल का जो विचलन कोण होता है, विचलन कोण किसे दिखाएंगे, तो विचलन कोण को होता है ΔW हो जाएगा बराबर सूत्र होता है, यहाँ पढ़े होंगे N। अब यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर जो सूत्र बनेगा पानी में इसको जब डुबोया जाएगा कांच को, तो क्या बनेगा यहाँ पर WNG -1 × A, यह सूत्र बन गया जल के लिए विचलन कोण। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे y में विचलन कोण निकालेंगे, तो लिखेंगे आप y में, या y का विचलन, y में लिख देंगे आपका y में विचलन कोण। तो y में अगर विचलन कोण क्या होगा, तो y में विचलन कोण का अगर इसका फार्मूला बनाते हैं तो यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, तो ΔA हो जाएगा बराबर, एयर इसको बोलेंगे, और यहाँ सूत्र क्या बनेगा ANG हो जाएगा -1 × A हो जाएगा, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो समीकरण 1 समीकरण 2 कहाँ से आया समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं जल में विचलन कोण लिखिएगा, जल में विचलन कोण, वायु में विचलन कोण। अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2 कर देंगे क्योंकि हमको सिद्ध करना है। तो समीकरण 1 भागा का करेंगे यहाँ पर समीकरण 2 कर लिया जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से अगर भाग दें तो क्या बनेगा, तो समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से अगर लिखते हैं तो समीकरण 1 में क्या है, तो डेल डब्ल्यू बटा और नीचे का बनेगा डेल ए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और यहाँ का बनेगा डब्ल्यू एन जी -1 इंटू ए हो गया बटा और नीचे हो जाएगा ए एन जी -1 हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि यह विचलन कोण का सूत्र है। अब यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में जब भाग दे देंगे, भाग देने के बाद से जो कटेगा इसको काट दिया जाएगा। क्या कटेगा, तो यहाँ पर ए से ए को क्या करेंगे, काट देंगे। अब ए से ए जब कट गया तो कटने के बाद क्या बचेगा, अब इसके नीचे नोट कर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर डेल डब्ल्यू बटा डेल ए बच जाएगा, बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एन जी -1 हो जाएगा और बटा क्या बनेगा यहाँ पर ए एन जी -1 हो जाएगा। अब इसका मान डब्ल्यू एन जी का मान जो है प्रश्न में दिया गया है, निकाला गया है, देख सकते हैं डब्ल्यू एन जी का मान क्या निकला है, 9/8 मान निकला है और ए एन जी का मान जो निकला है वह 3/2 है। तो ये दोनों मान को यहाँ भर लेंगे तो क्या बनेगा अगला स्टेप, तो डेल डब्ल्यू बटा डेल ए बराबर हो जाएगा और डब्ल्यू एन जी का मान क्या निकला था, तो 9/8 निकला था, 9/8 -1 हो जाएगा और यहाँ पर और ए एन जी का मान क्या निकला था, तो 3/2 -1 निकला था। अब अगला लाइन जो बनेगा तो यहाँ पर अगला लाइन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू बटा क्या हो जाएगा, डेल ए हो जाएगा बराबर और इन 8 में गुणा करेंगे, 9 में से 8 घटेगा तो 9 -8 हो जाएगा, 9 -8/9 हो जाएगा, 9 -8/8 हो जाएगा क्योंकि 8 से यहाँ गुणा किए हैं, 8 है करना में 8। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर गुणा करते हैं, यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर 3 - 2/2 हो जाएगा। अब गुणा करने के बाद से अगला स्टेप क्या बनेगा, तो डेल डब्ल्यू बटा डेल ए बराबर हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 9 में से 8 गया तो क्या 1/8 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा डेल डब्ल्यू बटा डेल ए बराबर हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2/8 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो क्या बनेगा डेल डब्ल्यू बटा क्या बनेगा डेल ए हो जाएगा यहाँ पर डेल ए और बराबर क्या बनेगा, तो डेल ए बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। डेल ए यहाँ पे चला जाएगा, पक्षांतर कर देंगे और यही सिद्ध करना था तो डेल डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, डेल ए/4। इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बहुत सरल भाषा में जो है इसको सिद्ध करके बताया गया है। इस मान को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करिए और अच्छे से समझिए और इसको सिद्ध करके चेक कीजिए क्या आप भी सिद्ध कर सकते हैं। तो डेल डब्ल्यू बराबर क्या सिद्ध करना था, डेल ए/4, तो ये निगमन करके बताया गया। तो अब हम लोग सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न समझेंगे, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ विस्थापन धारा की जो है परिभाषा पूछा जा रहा है। तो विस्थापन धारा किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण, परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण जो उत्पन्न धारा होता है उसी को विस्थापन धारा कहते हैं। इसका मान पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के दर का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जो इसका आईडी से प्रदर्शित करेंगे और आईडी जो मान होता है वो एप्सिलॉन नॉट गुना किसका होता है, वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन d∅/dt उसको कहते हैं वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। विस्थापन जो धारा होता है वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन दर के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कालांतर कितना अंश का होता है, तो 90 अंश का कोण बनता है। विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश का कोण बनता है। और यह प्रश्न तो कई सालों से पेपर में आता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का उदाहरण सहित समझाइए। यह प्रश्न कई सालों से पेपर में पूछा गया है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। तो पहले लिखेंगे नाभिकीय विखंडन
होता क्या होता है, तो इसकी परिभाषा हम समझेंगे। जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यह भारी नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाते हैं। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की जब बमबारी किया जाता है, यूरेनियम पर किसका, न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाता है, तो यहाँ पर बेरियम और क्रिप्टॉन KR है, बेरियम क्रिप्टॉन दो यहाँ अलग अलग नाभिक में विखंडित हो जाते हैं और उसके साथ न्यूट्रॉन और अपार ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो परिभाषा बताया गया, नाभिकीय विखंडन का मतलब क्या होता है। नाभिकीय विखंडन का अर्थ हो गया कि नाभिक को टूट करके कई भागों में बट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो नाभिकीय विखंडन के लिए जो है उदाहरण भी आपको लिखना है, तो लिख सकते हैं यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी होगा तो क्या बनेगा, बेरियम क्रिप्टॉन, उसके साथ अपार ऊर्जा भी प्राप्त होगा। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है नाभिकीय संलयन। अब यहाँ संलयन में होता है जुड़ना, विखंडन में टूटना। अब यहाँ संलयन होगा जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यहाँ पर जो देख सकते हैं 1H2 1H3 यह हल्के नाभिक है। कैसे हल्के, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है इसलिए यह हल्के नाभिक में, और टूट करके यहाँ पर देख सकते हैं परमाणु क्रमांक 2 वाले बन गए हैं। और यहाँ दोनों पक्ष बराबर है, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 और 2 में 0 जोड़ेंगे तभी 2 होगा, और 3 2 मिल करके 5, 4 1 मिल करके 5 हो रहा है। तो यहाँ पर दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर के यहाँ भारी नाभिक बना रहे हैं और उसके साथ भी अपार ऊर्जा प्राप्त होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो नाभिकीय संलयन जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होगा, नाभिकीय संलयन क्या होते हैं। जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर के क्या बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, इस घटना को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया गया, प्लास्टिक के एक गोली, जो इसका जो है गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻⁻15 kg है, दो क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों बीच स्थिर अवस्था में है, संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन समान से कम या अधिक होंगे। जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। और यहाँ पर एक जो है चित्र भी दिया गया है। यहाँ बताया गया कि ये ऋण आवेशित है और यह धन आवेशित है, और यह संतुलन के अवस्था में बताया गया कि इधर का QE का मान और इधर mg का मान, ये बल है, और बल का मान इधर QE दिया है ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ दिया है, कह रहा है संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन का अवस्था का मतलब होता है कि यह मान और यह मान आपस में क्या होंगे, बराबर करेंगे। तो इस प्रश्न में पढ़ने पर क्या क्या मान दिया है, पहले इसको नोट कर लेंगे कि इसमें प्रश्न में दिया गया पहला मान, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है और क्या दिया गया है, पहले इस मान को नोट करेंगे। तो यम का मान इसमें दिया है, यम का मान कितना है, तो नोट होगा यम बराबर, प्रश्न में दे दिया गया है कि यम बराबर 3.2 × 10⁻⁻15 जो है kg या मान दिया है, यम का मान दिया गया है। तो पहला मान जो है नोट हो चुका है। अब दूसरा मान इस प्रश्न में पढ़ेंगे तो दूसरा मान क्या दिया है, प्लेटों के बीच जो है आपका देख सकते हैं दूरी दिया गया है, और दूरी कितना दिया गया है और जी का मान कितना दिया गया है, पहले इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर मान जो दिया गया दूरी 2 सेमी दिया गया है, तो दूरी को d से दिखाएंगे और d बराबर क्या लिखेंगे, प्रश्न में दिया है 2 सेमी दिया गया है। अब सेमी को यहाँ से हटाएंगे, तो अगर सेमी को बदलेंगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो d बराबर हो जाएगा, अगर सेमी को हटाएंगे तो 2 × 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे, तो यह किस में आ गया, मीटर में आ गया। सेमी से मीटर में लाने के लिए किस में गुणा करते हैं, 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब ये 2 मान आपको कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा का मान यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है V का मान, तो V का मान यहाँ नोट कर लेंगे। V का मान कितना दिया गया है, तो V का मान प्रश्न में 1000 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ V का मान 1000 वोल्ट दिया गया है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब N का मान इसमें पूछा जा रहा है, और N बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, N का मान पूछ रहा है। तो इसमें लिखेंगे, अगर देखा जाए E का सूत्र क्या होता है, तो E बराबर जो है आप लोग जानते हैं कि E बराबर होता है V/D होता है, यह सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पर पहले सबसे पहले लिखेंगे संतुलन अवस्था में, किस अवस्था में, संतुलन अवस्था में। तो संतुलन अवस्था में 2 मान यहाँ पर बराबर हो जाएगा, और यहाँ चित्र में भी दिखाया गया कि यह संतुलन अवस्था में है। तो संतुलन अवस्था में कौन कौन मान बराबर होगा, तो लिखेंगे आपका QE
बराबर किसके हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया, चित्र में भी देख सकते हैं QE का मान और mg का मान आपस में क्या है, बराबर है, इसमें QE बराबर क्या होगा, mg हो जाएगा। अब यहाँ पर E का सूत्र होता है, E बराबर आप लोग जानते हैं, E बराबर होता है V बटा क्या होता है, D होता है, E बराबर V बटा D। अगर E को हटा दे तो सूत्र क्या बनेगा, Q हो जाएगा, और यहाँ E हट जाएगा तो इसके जगह पर लिखेंगे V बटा क्या बनेगा, D होगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा यम और यहाँ हो जाएगा G हो जाएगा। अब इसमें अगर मान को भर दिया जाए तो मान भर करके इसको आगे हल करेंगे तो क्या यहाँ पर मान आएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए Q का मान यहाँ पर तो दिया नहीं गया, तो Q यहाँ नोट हो जाएगा। V का मान 1000 दिया गया प्रश्न में, 1000 हो जाएगा बटा, और D का मान 2 गुणे 10 के पावर -2 दिया गया है, बराबर हो जाएगा यम का मान क्या है, 3.2 गुणे 10 के पावर -15 दिया गया है, और G का मान 9.8 दिया गया है। G का मान यहाँ पर याद रखेंगे 9.8 नहीं दिया है, 10 दिया गया है, यहाँ पे G का मान 10 रखिएगा, क्योंकि G का मान प्रश्न में 10 बोला गया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे कटेगा, तो यहाँ 2 से पहले 2 से जो है काट दीजिए, 1000 को कितने बार में कटेगा, 500 हो जाएगा, तो क्या बनेगा अगला स्टेप, Q बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 500 हो जाएगा, और 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ 10 के पावर -2 प्लस घात हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा, यहाँ Q गुणे है, ठीक ना, बराबर हो गया, उसको ऊपर भेजा है, 3.2 गुणे 10 के पावर -15 हो गया, और गुणे क्या है यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब ये 500 नीचे चला जाए, 500 गुणे 10 के पावर -2 को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, तो Q बराबर क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा 3.2 गुणे 10 के पावर -15 गुणे 10 हो जाएगा, पूरे का बट्टा हो जाएगा, और यहाँ नीचे लिखेंगे 500 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 2 घात, यह मान नीचे चला गया, तो यह मान जो है नीचे जब चला गया, तो अब यहाँ से 5, अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 जीरो इसमें का है, और 2 घात ये हाथ मिल करके 4 घात बन जाएगा, 4 घात इसको ऊपर भेज देंगे, Q बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस ये 15 घात था, 2 घात इसमें का, 2 जीरो इसमें का, मिल करके कितना हो जाएगा, 4 घात, 4 घात ऊपर चला जाएगा, -4 घात हो गया, गुणे कितना है बगल में, 10 हो गया, पूरे का बटा हो जाएगा, नीचे क्या है 5 हो जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, -15 -4, तो Q बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2 में गुणा करेंगे तो 32 दूना 64, 6.4 गुणे 10 के पावर -15 -4 मिलकर के -19 घात हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, इसमें जो है आवेश का मान निकल गया, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, तो अब यहाँ Q का सूत्र होता है, Q बराबर पढ़े हैं, Q बराबर होता है, ये जो है ENI होता है, Q बराबर क्या है, ENI होता है। अब Q को बदलेंगे तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे, ENI बराबर 6.4 गुणे 10 के पावर क्या होगा, -19 हो जाएगा। अब E का मान यहाँ नीचे भेज देंगे, तो अगला लाइन क्या बनेगा, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो यहाँ पर नोट हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा, 6.4 गुणे 10 के पावर -19 घात बटा हो जाएगा, और नीचे जो आएगा E आ जाएगा। अब E का मान यहाँ पर रखेंगे तो 6.4 गुणे 10 के पावर -19 हो गया, पूरे का बटा, E का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा, 19 घात से 19 घात कट जाएगा, तो N बराबर 16 चौको 64, 4 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, लिखें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, यहाँ पे लिखें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, ठीक ना। यह प्रश्न जो है आप लोगों को समझ में आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की जो है कमी हो जाएगी। तो यह प्रश्न बहुत ही आसान था, बस थोड़ा से आपको समझना है, तो पहले अपने इसे कॉपी में नोट करिए, साथ में यदि नोट करते हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं साथ में नोट करते हैं तो वीडियो को रोक करके जो है क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करिए, अच्छे से समझिए, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पर आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या प्रश्न दिया गया है कि लिखा गया है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में वैद्युत क्षेत्र
आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगे से आप क्या समझते हैं, उसको आरेख भी खींचना है और संचरण आरेख में वैद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम को उस आरेख में आपको दिखाना है। तो पहले अच्छे से इसको वैद्युत चुंबकीय तरंगे की पहले परिभाषा समझेंगे और उसके बाद से उसका आरेख खींचेंगे और उसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र का आयाम को दिखाएंगे। सन 1865 ईस्वी किस सन में, सन 1865 ईस्वी में मैक्सवेल ने बताया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होते हैं। मतलब 1865 में मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्या बताए थे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होते हैं जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिसके संचरण मतलब चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत अर्थात 90 अंश पर दोलन करते हैं। मतलब यह जो है तरंगे जो होते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होते हैं, उनको संचरण के लिए जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो तरंग होते हैं उनके संचरण की दिशा क्या होती है, 90 अंश पे क्या करते हैं, दोलन करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट करते चलिए। जब इसे नोट करते चलेंगे तो आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, इसमें 3 अक्ष होते हैं। मतलब जो वैद्युत चुंबकीय तरंग का जब ग्राफ खींचेंगे तो उसमें कितने अक्ष होते हैं, तो 3 अक्ष होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसमें 3 अक्ष होते हैं। एक्स अक्ष की दिशा की ओर तरंग का संचरण होता है। मतलब जो एक्स अक्ष का जो दिशा रहेगा उसमें तरंग के चलने की दिशा होता है। मतलब तरंग के चलने की दिशा कौन सा है, तो एक्स अक्ष होता है। याद रखे रहिएगा, एक्स अक्ष में जो है तरंग के चलने की दिशा होता है। और वाई अक्ष में क्या होता है, तो लिखेंगे वाई अक्ष की दिशा, लिखेंगे वाई अक्ष की दिशा की ओर वैद्युत क्षेत्र होता है और जेड दिशा में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो बात लिखा गया बहुत ही गहराई से आप लोग पढ़िएगा कि इसमें 3 अक्ष होते हैं। एक्स अक्ष जो होता है वह तरंग के संचरण की दिशा बताता है और वाई अक्ष जो होता है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है और जेड जो अक्ष होता है वह चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को बताता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़िए, आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसका ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ कैसे खिंचाएगा, आप लोग ग्राफ भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो है 3 अक्ष जो है यहाँ बना लेंगे। जैसे यहाँ पर जो है यह जो रेखा जा रहा है, ध्यान दीजिए, यह एक्स अक्ष है। कौन है, एक्स अक्ष है। यहाँ पे लिख देंगे एक्स अक्ष है। और यह जो है वाई अक्ष है। क्या है, वाई अक्ष है। और यह जो होता है वह जेड अक्ष होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है और ये क्या है, जेड अक्ष है। और जो वाई होता है वो क्या बताता है, वैद्युत क्षेत्र को बताता है, वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। और जो जेड होता है वह किसको प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे, जेड जो होता है कौन सा अक्ष को, चुंबकीय क्षेत्र, और वाई जो होता है वैद्युत क्षेत्र, और एक्स जो होता है संचरण की दिशा। क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं संचरण की दिशा। अब यहाँ पे जो है इसकी जो चलने की दिशा होगा, अब ये ध्यान से देखेंगे कितने अंश पर, 90 अंश पे जो है बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के जो हम लोग बनाएंगे 90 अंश पे, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आप लोग को क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ये देखिए 90 अंश पर है और यहाँ पे जो है नीचे देखेंगे 90 अंश पे है, पुनः जो है ऊपर हो जाएगा। बस एक दूसरे का उल्टा बनाना है। यहाँ 90 अंश का कोण बना रहा है, कितने अंश का, 90 अंश पे जो है संचरण हो रहा है। अब यहाँ से जो है देखिए ध्यान से, अब यहाँ से इसको मोड़ दीजिए इधर, यहाँ से इधर, समझ में आ गया होगा।
इसी तरह यहाँ पे जो है इसको मोड़ दीजिए, जो इसकी चलने की दिशा जो है पुनः जो है उल्टा। बस देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है, एक दूसरे के क्या है उल्टा है। यही जो है क्या है तरंग के संचरण की दिशा है। यहाँ लिख देंगे संचरण की दिशा, संचरण की दिशा, संचरण की दिशा हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर जो लिखा गया था क्या बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो तरंग संचरण की दिशा होता है वह लंबवत जो है दोलन करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 90 अंश का कोण बना करके ये दोलन कर रहा है। कितने अंश का? 90 अंश के कोण बना करके। यहाँ से नीचे से देखेंगे 90 अंश, फिर से पुनः ऊपर से, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे जो है 90 अंश का कोण बना करके वह संचरण की दिशा चल रहा है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे ग्राफ को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, ज़रूर खींच लीजिएगा।